नमस्कार। आज हम कुछ उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर की गहराई में उतरेंगे। ये 7 मई 2025 को भारत ने एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई की थी जी। और ये कार्रवाई, जैसा बताया जा रहा है, पहलगाम हमले के जवाब में थी। हाँ, वो 22 अप्रैल वाला हमला जिसमें 26 आम नागरिकों की जान चली गई थी। तो भारत का स्टैंड ये था कि उनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, पाकिस्तानी फौज के अड्डे नहीं। बिल्कुल, ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था उनकी तरफ से। तो हुआ क्या था असल में, मतलब जमीनी हकीकत क्या थी? सूत्र बताते हैं कि कुल 9 ठिकानों पर हमले हुए। 9 ठिकाने? हाँ, 4 तो पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में थे, जैसे बहावलपुर, मुरीद के, और 5 पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में कोटली, बरनाला वगैरह। मतलब काफी फैला हुआ ऑपरेशन था ये। जी, काफी वाइड स्प्रेड था। और इसका असर क्या रहा? भारतीय अधिकारियों ने बाद में जो बताया, उनके मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। 100 से ज्यादा? ये बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और सिर्फ गिनती नहीं, इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे जो बड़े आतंकी गुट हैं, उनके सीनियर कमांडर भी शामिल थे। अच्छा, मतलब लीडरशिप को टारगेट किया गया था। बिल्कुल। और एक और चौंकाने वाली बात जो सामने आई, वो ये कि मुंबई हमलों से जुड़े अजमल कसाब और डेविड हेडली को कथित तौर पे ट्रेनिंग देने वाला एक कैंप भी तबाह कर दिया गया। हाँ, ये बहुत स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर बेस्ड लगता है। और यहाँ एक बात गौर करने वाली है, जैसा आपने कहा कि फोकस आतंकी समूहों पर था। और इसके लिए सूत्रों के अनुसार सटीक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, मतलब पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स, शायद दूर से दागे जाने वाली मिसाइलें। गाइडेड मिसाइलें। हाँ, गाइडेड मिसाइलें ही। मकसद साफ था, अपने टारगेट को हिट करना, लेकिन आसपास के मतलब आम लोगों को नुकसान कम से कम हो और शायद जमीनी लड़ाई से बचना भी। सही, लेकिन जाहिर है मामला यहीं खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान का रिएक्शन तो आया ही होगा। बिल्कुल आया। उन्होंने भी पलटवार किया। उनके ड्रोन्स और मिसाइलें भारतीय एयरबेस की तरफ आईं, जैसे सिरसा का नाम आया है। अच्छा, सिरसा। हाँ। और दूसरे फौजी ठिकानों पर भी। हाँ, और फिर एलओसी पर जबरदस्त गोलाबारी हुई और लाहौर, इस्लामाबाद के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया गया। मतलब तनाव एकदम पीक पर पहुंच गया था। पर यहाँ कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। भारत ने इन हमलों का सामना कैसे किया? क्योंकि हमले तो हुए पाकिस्तान की तरफ से। जी, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि भारत ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए, जैसे S-400 का जिक्र है। S-400, हाँ। हाँ, और ड्रोन गिराने वाली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। इससे ज्यादातर पाकिस्तानी हमले नाकाम कर दिए गए। अच्छा, ज्यादातर नाकाम हुए। हाँ, और इतना ही नहीं, एक और बड़ी घटना हुई। भारत ने लाहौर के पास पाकिस्तान का एक चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट कर दिया। ओहो, HQ-9 सिस्टम, ये तो चीन का सिस्टम है। जी हाँ, और इसका नष्ट होना अपने आप में मतलब काफी मायने रखता है। ये सिर्फ पाकिस्तान की मिसाइल शील्ड को कमजोर करना नहीं था, शायद ये उस इलाके में चीनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की मौजूदगी और उसकी सीमाओं का भी एक तरह से संकेत था। सही कह रही हैं। तो भारत की जो हवाई ताकत थी वो सिर्फ डिफेंसिव नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। सूत्र बताते हैं कि उन्होंने कई लेयर्स में काम किए। एक तो दूर से सटीक मिसाइलें मारी, दूसरा दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही निशाना बनाया, जिसे सैड कहते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, ताकि वो जवाब न दे पाए। ठीक। बिल्कुल, पहले उनकी आंखें और कान बंद कर दो। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल हुआ, मतलब दुश्मन के कम्युनिकेशन, रडार को जाम करना, और AWS जैसे विमान हवा में थे निगरानी के लिए। AWS, हाँ, वो हवाई कमांड सेंटर जैसे होते थे। जी, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के बीच पूरा कोऑर्डिनेशन दिखा। ये एक जॉइंट ऑपरेशन की तरह लग रहा है। यानी ये एक बहुत सोचा समझा मल्टी लेयर्ड ऑपरेशन था। पर क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चला? कोई चुनौती नहीं आई? चुनौतियां तो थीं, ऐसा नहीं कह सकते कि सब भारत के कंट्रोल में था। एक तो पाकिस्तान का सीधा जवाब था ही। दूसरा, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी आया, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि चीन भारतीय विमानों की रियल टाइम लोकेशन पाकिस्तान को दे रहा था। अच्छा, ये तो गंभीर बात है अगर सच है। जी, और तीसरा तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया डिप्लोमेटिक लेवल पर, तो बाहरी दखलंदाजी भी थी। और फिर अचानक सब रुक गया। ये थोड़ा अजीब है। इतनी बड़ी कार्रवाई, इतना तनाव, और फिर एकदम से स्टॉप क्यों? हाँ, ये थोड़ा रहस्यमय है। जो खबरें आईं अपुष्ट खबरें थीं कि जिस पाकिस्तानी एयरबेस के पास हमला हुआ था, वहां से परमाणु रिसाव का खतरा हो सकता है। परमाणु रिसाव, न्यूक्लियर लीक? हाँ, इसी तरह की रिपोर्ट्स थीं। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई,
पर कहा जाता है कि इन रिपोर्ट्स के आने के बाद ही भारत ने ऑपरेशन रोक दिया। अच्छा, तो मतलब लड़ाई तो रुकी पर कोई फॉर्मल सीज फायर या युद्ध विराम का ऐलान नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ऑपरेशन रुक गया। तो इन सारे सूत्रों और जानकारियों को अगर हम एक साथ रखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब क्या टेकअवेज हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का एक सोचा समझा नपा-तुला बदला था। फोकस आतंकी ठिकानों पर था। दूसरी बात, इसने भारत की जो प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी सटीक हमला करने की क्षमता और अपनी मजबूत एयर डिफेंस, उसे दिखाया। साथ ही दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने की काबिलियत भी। राइट। और तीसरी बात ये भी साफ हुआ कि इस तरह के क्षेत्रीय तनाव में बाहरी एक्टर्स जैसे चीन और तुर्की, उनका भी एक रोल होता है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव से देखें, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बड़ा मतलब यही है कि ऑपरेशन का इस तरह अचानक रुक जाना, खासकर वो परमाणु खतरे वाली अपुष्ट खबरों के बीच और फिर कोई फॉर्मल अग्रीमेंट न होना, ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी नाजुक थी। हाँ, अनिश्चितता बहुत थी। बिल्कुल। और तनाव कितनी तेजी से बढ़ सकता है और फिर उसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो सकता है, ये इसकी एक मिसाल है। सही कहा। और इन स्रोतों को देखते हुए एक सवाल तो मन में रह ही जाता है कि ऑपरेशन इस तरह रुका, कोई औपचारिक युद्ध विराम भी नहीं हुआ और वो कथित परमाणु चिंता वाली बात भी हवा में है। तो इसका आगे क्षेत्रीय स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये भविष्य के लिए कुछ अनसुलझे और शायद ज़्यादा खतरनाक सवाल पीछे छोड़ गया है? इस पर सोचना ज़रूरी है।